दोस्तों, हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसका हमने 5 भागों में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम संस्कृत भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, निश्चित समय में किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत एक दिनचर्या बनानी पड़ती है और कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो संस्कृत का जो शिक्षण है, इसके अंतर्गत भी कुछ सिद्धांत हैं, जिनके द्वारा इसके जो शिक्षण है, इसके सिद्धांतों को हम अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा इसके शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। किसी भी भाषा शिक्षण की सफलता के लिए बनाए गए जो नियम हैं, जो भाषा शिक्षण के आधारभूत होते हैं, भाषा शिक्षण के भी सामान्य नियम कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के नियम जो भाषा को पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं, इन्हें पूर्ण करने के लिए जो कुछ नियम बनाए जाते हैं, बेसिक नियम, उनको शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए बनाए गए नियम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। अब क्योंकि हमारी जो शिक्षण का कार्य है वो संस्कृत भाषा को पढ़ाना है, तो उसके अनुसार क्या आधारभूत नियम होने चाहिए, उन नियमों को संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करके भाषा शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उन्हीं को भाषा शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को उन्हें हम देख लेते हैं। आपके सामने है स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः, क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः, मौखिक कार्यस्य सिद्धान्तः, रुचेः सिद्धान्तः, अनुपातित क्रमयोः सिद्धान्तः, व्यक्तिक भिन्नतायाः सिद्धान्तः, समवायः सिद्धान्तः, उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धान्तः, एकतायाः सहभागितायाः च सिद्धान्तः, बहुमुखी सिद्धान्तः, भावनात्मक अभिव्यक्तेः सिद्धान्तः, प्रयत्नस्य सिद्धान्तः, अनुकरण सिद्धान्तः। ये सारे शिक्षण के यानी कि संस्कृत शिक्षण के ये सिद्धांत हैं, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शिक्षण जो कि है प्रकृतिवादी या स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकतायाः सिद्धांत। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ये सारे नियम हैं जिनका कि हमें अध्ययन करना है, ये वो सारे सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वाभाविकता के सिद्धांत की। ये सिद्धांत क्या है, आइए इसको देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। स्वाभाविकता का अर्थ होता है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव और स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर के भाषा को सीखता है, वह भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है, अर्थात तो इस भाषा को बोलने वाले लोग आसपास मौजूद होते हैं। वह उन सबकी बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहायता से भाषा को सीख जाता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत बिल्कुल जैसा नाम है इसका, स्वाभाविकता का सिद्धांत, तो एक बालक जब जन्म लेता है घर में, तो उस समय वो एक मांस का पिंड होता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। उसे रोना हंसना जो एक उसके स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो भाषा स्वयं सीखता है, आचार व्यवहार करना स्वयं सीखता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर एक व्यक्ति को, सगे संबंधियों को किस प्रकार से संबोधित करना है, वो स्वयं अपने आप सीखता है। उसको कान पकड़ के नहीं बिठाया जाता, ना ही इसके लिए उसे किसी संस्थान में डाला जाता है। तो कुछ मनुष्य सामाजिकता में रहते रहते कुछ चीजों को सीख जाते हैं। इन सीखी हुई चीजों को ही स्वाभाविकता का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है क्योंकि बालक स्वाभाविक रूप से आसपास के जो वातावरण है उससे चीजों को ग्रहण करता है। इसलिए माता पिता, घर में रहने वाले सदस्य, उन सभी को मिलकर के इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि किसी गलत बात को स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुरूप वो ग्रहण न कर ले। तो इसमें यही कहा गया है, जो भाषा है, भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो वातावरण से उसे स्वयं मिलती है। जो मातृभाषा है उसको वो स्वयं सीख जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भाषा सीखनी है तो प्रयास करना पड़ता है। कभी भी इस दुनिया में किसी को भी जो उसकी मातृभाषा है उसे सिखाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, ये ऑफिशियल है, लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी होती है जिन्हें बोलने के लिए हमें कहीं भी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा आसपास का वातावरण है, ये बालक के स्वभाव को, उसकी सीखने की प्रवृत्ति को, हर चीज को प्रभावित करता है और उनकी जो विशेष रूप से भाषा की प्रवृत्ति है उसका ज्यों का त्यों वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए अब हम नोम चोम्स्की एक विद्वान हैं, उनके
सिद्धांतों की यदि बात करें तो वे यूं कहते हैं कि जो व्याकरण है ये सहज होती है, यानी कि मनुष्य में व्याकरण वाली जो चीज है वो स्वयं अपने आप होती है, नेचुरली होती है। जब हम घर में अपनी बोलियां बोल रहे होते हैं तो वो तो बोली है, वो शब्द सीख सकता है, वाक्य बनाना कैसे सीखा, व्याकरण कैसे सीखा, लिंग वचन पुरुष का ज्ञान उसे कैसे हुआ। तो व्याकरण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मानते हैं नोम चॉम्स्की। तो इस प्रकार से स्वाभाविकता का सिद्धांत में कुछ प्रमुख बातें हैं, वो क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। भाषा सीखने के लिए किसी भाषा कौशल के स्वाभाविक कर्म श्रवण, भाषण, पठन, लेखन को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए। अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करें। देखिए, जैसे कि जो सीखने का फॉर्मूला है, सीखने का जो प्रकार है, जिसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बालक सुनता है, फिर सुन करके, नकल करके, कॉपी करके उसको भाषण यानी कि बोलता है। फिर धीरे धीरे उसे जब अक्षर ज्ञान करवाया जाता है तो उसे पढ़ने लगता है। थोड़ा और बड़ा होकर भाषा को सीख करके वो लिखने भी लगता है। इसलिए जो प्रारंभिक दोनों अवस्थाएं हैं, श्रवण और भाषण, इस पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बालक को उसी प्रकार सिखाएं। विशेष रूप से संस्कृत अध्ययन की जो कमी रहती है वो ये है कि अध्यापक संस्कृत को हिंदी में पढ़ाते हैं और पढ़ा करके पूरा पाठ रटवाते हैं, लेकिन ना ही संस्कृत में स्वयं व्यवहार करते हैं, न संवाद को सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मौखिक पक्ष है इसका, सुनने का जो संस्कार है, उस संस्कार में यदि कोई भाषा नहीं आएगी तो वो बोल नहीं सकता। ये बात आपने सुनी भी होगी कि जो जन्म से बहरा होता है वो बोल नहीं सकता है, ठीक है, वो सुनकर के उस किसी भी ब्रेल लिपि इत्यादि से भी वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि सुनने से शब्दों का संस्कार बनता है, तब जाकर वो बोल पाता है। तो इसलिए जो संस्कृत भाषा की शिक्षण करवाने वाले अध्यापक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संस्कृत में ही व्यवहार करें। फिर कहते हैं कि संस्कृत श्लोक और बाल गीतों का आयोजन हो, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराए। इसमें बालक भय रहित और कृत्रिमता से रहित होकर के अधिगम करता है, जैसा कि करवाया जाता है छोटी कक्षाओं में। जैसे गिनती सिखानी है, कविताएं सिखानी है, पहले जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो खूब बोल करके कई दिनों तक सिखाते हैं। फिर सीखी हुई कविता को बालक स्वयं बोलते हैं, कक्षा में एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है, तो इससे अभ्यास होता है। दूसरी चीज, इनसे थोड़ा रुचिकर बनता है वातावरण। इसके अतिरिक्त बालक में भय मुक्तता का वातावरण बनता है, जिससे वो कक्षा में खड़ा होकर के बोल सके। तो इस प्रकार स्वाभाविकता का सिद्धांत हमने पढ़ा। जो अगला सिद्धांत है यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है। यह कहता है कि भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमेशा क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जैसे कि हम अब कोई भी भाषा सीख रहे हैं, बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो रिपीट करता है चीजों को। जैसे उसे माँ बोलना सिखाया तो बार बार माँ 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 बोलेगा। ये अभ्यास की प्रवृत्ति उसकी होती है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद हमें उसे अभ्यास करवाना पड़ता है, और जो चीज हमने उसे सिखाई है वो उसे प्रयोग में लाए, उसकी प्रतिक्रिया दिखाए और उसका अभ्यास करे, तब जाकर के सीखी हुई चीजें याद होती है। अच्छा, बचपन में हमने जो कुछ भी सीखा है, क्या हम भूलते हैं? क्या हम अपनी मातृभाषा कभी भूल जाते हैं? सपने में भी कभी भूलते हैं? नहीं भूलते, क्योंकि क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास तीनों चीज है। क्रियाशीलता, पहली बात तो ये कि हम सोचते भी उसी भाषा में हैं जो हमारी मातृभाषा है। ध्यान रखिए, हम जब सपने देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं, चाहे, और उन्हें पूरा भी अपनी भाषा में करते हैं, चाहे हम बाहर कोई सी भी भाषा बोलते रहें। तो क्रियाशीलता, हमारे दिमाग की मानसिक रूप से जो क्रियाशीलता है, सपने है, सपने बुनना है, कल्पना बुनना है, वो अपनी मातृभाषा में होता है, अपनी भाषा में होता है। दूसरी बात, प्रयोग, जब तक किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसका संस्कार नहीं बैठेगा। और तीसरी बात, पहले तो प्रयोग करें और प्रयोग में त्रुटियां रहने पर बार बार अभ्यास करें। तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, तब भाषा में दक्षता प्राप्त होती है। बालक करके सीखता है, अतः बार बार कार्य को करवाया जाना चाहिए। कठिन शब्दों और ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति, संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कृत के अध्यापकों की यह कमी मानी जाती है कि वो कभी भी संस्कृत को संस्कृत में नहीं पढ़ाते, संस्कृत को दूसरी अन्य भाषा में पढ़ाते हैं, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अभ्यास का नियम भी काम करता है। बालक हमेशा करके सीखता है, तो उसे बार बार एक शब्द दे दिया, सहतौते बनाइए, इनसे एक एक से 10-10 वाक्य बना करके लाइए, तो ये क्या है? ये अभ्यास है, कार्य को बार बार करवाया जाए। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाले, अब सहतौते हमने दे दिया, इसके अतिरिक्त जो गाना, खाना, पीना, चलना, जितनी भी धातु क्रियाएं हैं, धातु हैं,
उन धातु रूपों के बार बार अभ्यास करवाए जाए जिससे कि कठिन शब्दों और को बोलना सीखे और लिखना सीखे। तो ध्वनि का और शब्दों का दोनों का उसे उच्चारण करवाया जाए। इस प्रकार संस्कृत के अनुच्छेद का गति, प्रवाह, शुद्धता पूर्वक जोर जोर से पढ़ना, मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि के तीनों बिंदुओं का ध्यान रखना, रुचि, निरंतरता और वैराग्य। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा कि पद्य का अनुवाद और पद्य का वाचन, श्लोक का वाचन वो बाद में करेगा, पहले उसे साधारण रीडिंग जिसे कहते हैं वाचन करवाना जरूरी है अनुच्छेदों का, और उसे पता होना चाहिए कहीं अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इनका आपकी गति और यति में कैसा प्रभाव होता है, शुद्धता पूर्वक बालक जोर जोर से पढ़ सके उसे। और पतंजलि ने जो मौन वाचन के 3 नियम बताए हैं, पहला तो कौन सा, रुचि पूर्णता होना चाहिए, दूसरी चीज निरंतरता होनी चाहिए, तीसरी चीज वैराग्य। जब पढ़े तो और कहीं पर ध्यान न रहे। जब हम रीडिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं से बात कर रहे हैं, या फिर जो हमें पुस्तक दी गई है रीडिंग करने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए उसे अपनाएं। इससे क्रियाशीलता बढ़ती है उस पुस्तक की भी, और दूसरी बात हमारी बुद्धि की भी, जो उससे अच्छी तरह संवाद कर पाती है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, उसके प्रभाव के 3 नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि मैंने कहा, तो तीनों चीज इसमें हो गई। सबसे पहले प्रयत्न, जब प्रयत्न करते हैं तो उसे क्रियाशीलता कहेंगे। फिर त्रुटि का सिद्धांत, जब प्रयोग करेंगे तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होंगी और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए उन्हीं चीजों का बार बार अभ्यास किया जाएगा। तो जो थॉर्नडाइक है, इसका प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। उसके प्रभाव के तीनों नियम इसी सिद्धांत में पाए जाते हैं। यह है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो देखिए, मौखिक कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि मौखिक रूप से श्रवण करके और बोल करके इन चीजों से ग्रहण बहुत अच्छा होता है। तो इसके माध्यम से भाषा श्रवण से प्रारंभ होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा भाषा पढ़ाते समय कि भाषा सबसे पहले मौखिक होती है। यदि उसे लिपि मिल जाती है तो हम उसे लिख देते हैं, पर मुख्य रूप से भाषा क्या होती है, मौखिक होती है। इसके बाद बालक में उसे बोलना सीखता है, उसके बाद वह उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखना सीखता है। ये क्रम बिल्कुल निश्चित है। सबसे पहले सुनेगा, सुन करके बोलेगा, बोल करके पढ़ेगा और पढ़ करके लिखेगा। तो लिखना सबसे अंत में आता है और सुनना सबसे पहले आता है। अतः शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए। जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, चित्र दिखाते हैं और बुलवाते हैं, चित्र दिखाते हैं बुलवाते हैं, केवल बुलवाना, सुनना सुनना सुनना, बार बार सुनना और बुलवाना। अतः शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए, बाद में लिखित कार्य का अभ्यास करवाना चाहिए। यह प्रश्न भी आता है। बालकों के शिक्षण में सबसे पहले आना चाहिए मौखिक कार्य, लिखित कार्य, अभिव्यक्ति आदि आदि। तो हमें सही चुनना होगा, उसमें से मौखिक कार्य सर्वप्रथम आता है। फिर आता है संस्कृत शब्दावली, व्याकरण के विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सकते हैं। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी कि हम जब कभी भी धातु रूप, शब्द रूप, बच्चों को नए नए शब्दों को सिखाना, व्याकरण के नियमों को सिखाना, सबसे पहले उसे मौखिक रूप से सिखाइए, बोल बोल करके सिखाइए, एक ही चीज के अनेक उदाहरण दे दे करके सिखाइए। जब उसकी अभिव्यक्ति अच्छी होने लगे तो उसको लिखित कार्य दीजिए। अभी अभी आपने जो बोला बस इसी को लिख कर ले आइए। इस तरह सर्वप्रथम मौखिक, तत्पश्चात लिखित कार्य करवाएं। इससे बालक सक्रिय रहता है और ज्ञान चिरस्थायी रहता है। जिस चीज को पहले उसने मुंह से बोला, बोल करके उसने नोट कर लिया, वो उसके लिए स्थायी हो जाता है। अगला आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत कहता है, रुचि यानी कि हम मनुष्य जो हैं, जिस भी चीज में रुचि होती है उस रुचि वाले कार्य को करने में हम कम थकते हैं और उसका ग्रहण भी जल्दी होता है। इसीलिए जिस विषय में बालक की रुचि होती है उस विषय को शीघ्रता से वो सीख लेता है। अतः इस हेतु शिक्षक दृश्य और श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करता है। क्रीड़ा माध्यम से शब्द रूप, धातु रूप का ज्ञान कराए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़े। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस चीज में रुचि होती है उस चीज को जल्दी सीख लिया जाता है। इसलिए जो हमारे पास उपकरण होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है, इसका प्रयोग करके उनको रुचिपूर्ण बना करके उन्हें सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। जो हमको शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान करवाते हैं, जैसे कि हमको वर्णमाला पढ़ाई जाती है, तो जो भी वर्ण है उस वर्ण के से शुरू होने वाला जो भी शब्द है, जैसे अ से अनार, तो अनार का चित्र दिखाते हैं, बालक में थोड़ी जिज्ञासा बढ़ती है। और ऐसी ही कुछ पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है कि घर में भी ऐसी कोई चीज है जो आती है अनार जैसी, अच्छा इसे अनार कहते हैं। इस प्रकार वो जल्दी सीखता। अ से अनार, चाहे वो कैसे लिखा जाता है उसे नहीं पता, लेकिन उसे समझ में आता है।
ठीक है। अब आता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, जैसे अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध, लेखन, सा स्वर वाचन आदि का आयोजन किया जाए। तो इन्हें क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। इनको करने से जो उसका ज्ञान है, जो उसने लिया है, उसे अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अभिव्यक्ति के अवसर नहीं होता तो ये ज्ञान ज्ञानम भारः क्रिया विना, जैसा कि संस्कृत में कहा जाता है, जब तक किसी भी ज्ञान को क्रिया रूप में हम नहीं यूज करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार रुचि का सिद्धांत यहाँ हमने देखा। अब आता है अनुपात क्रमयोः सिद्धांतः। ये क्या कहता है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुपात का एक उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य में उचित अनुपात से होता है। यानी कि किसी भी चीज को तीनों प्रकार से हमें देखना चाहिए, ज्ञान भी हो, वो भावुकता से भी जुड़े, और दूसरा क्रियात्मक रूप से भी उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। अर्थात भाषा शिक्षण के समय समस्त उद्देश्यों को उचित मात्रा में पूर्ण किया जाए, भाषा के समस्त पक्षों को ठीक ध्यान देते हुए प्रत्येक अंग पर अभीष्ट बल दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि अनुपात का सिद्धांत का अर्थ यह है कि कोई अध्यापक जो है कक्षा के अंतर्गत आने के बाद सारी चीजों में अनुपातिक समानता रखे। यानी ऐसा ही नहीं कि वो ज्ञान ही ज्ञान देता रहे, परीक्षण न करे, और ऐसा नहीं कि कम पढ़ाकर परीक्षण अधिक करे, और ऐसा भी नहीं कि जो पाठ है उससे बालकों की संबद्धता न दिखाए, उसे सामाजिकता के रूप में उसे सिखाए ना। इसलिए जब भी शिक्षण कार्य किया जाए, हर उसके अध्यापक के हर कार्य में एक सामंजस्य होना चाहिए, उचित अनुपात होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। उसे ज्ञान, भावना और क्रिया, इन तीनों के माध्यम से एक पाठ को पूरी तरह से विभाजित करना पड़ेगा। न केवल पूर्ण रूप से ज्ञान पर आधारित हो, क्योंकि बालक हैं, उनका सक्रियता का एक स्तर है, उससे अधिक वो सक्रिय नहीं रह सकते। क्रियात्मक भी होना चाहिए, जो उसे पढ़ाया है उसका प्रयोग करे। दो काम होंगे इससे, एक तो रुचि बनी रहेगी, तीसरा उन्होंने जो सीखा है जब उनके आंखों के सामने उसका उपयोग होगा तो वो उसमें रुचि भी दिखाएंगे और उनके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान, उच्च स्तर पर अनुवाद आदि की रचना। तो इन्होंने ये बताया है अनुपात कि प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे तो क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए? मौखिक कार्य होना चाहिए, प्रार्थना याद करवाना, श्लोक याद करवाना, छोटे छोटे वाक्य याद करवाना, कुछ ऐसी सूक्तियां याद करवाना, ये मौखिक रूप से है। आचार व्यवहार करना, स्वयं का नाम बताना, प्रणाम करना, कक्षा में आने और जाने के लिए संस्कृत में पूछना, ये एक सामान्य बातें हैं जो मौखिक रूप से प्राथमिक कक्षा में उसे सिखानी है। उसके बाद माध्यमिक कक्षा में पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्याकरण ज्ञान यानी संधि समास इत्यादि जो चीजें हैं ये उसको माध्यमिक स्तर पर सिखाएं, और उच्च स्तर पर आने के बाद संधि समास उपसर्ग अव्यय प्रत्यय इन सभी का ज्ञान हो जाने के बाद उसे स्वयं की रचनाएं करना सिखाएं। जैसे कि अपने मन से कोई भी एक निबंध लिखिए। निबंध हमेशा गाय, विद्यालय और विद्या, परोपकार, नदी, इन सब से परे कुछ नया जो उनकी कक्षा की घटनाओं से संबंधित हो, सामयिक घटनाओं से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, देश की राजनीति से संबंधित हो, वर्तमान में हो रही घटनाओं से संबंधित हो, और कोई नए आयामों से संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो नए परिवर्तन है उनसे संबंधित हो, नई सदी में नई चीजों की जो भी आवश्यकता है उनसे संबंधित हो, उनकी रुचि पर आधारित हो। इस प्रकार के निबंध लिखने के लिए दिए जा सकते हैं और उनमें जो ज्ञान है उसका सही उपयोग करने के उनको उचित अवसर दिए जा सकते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हम जानते हैं कि इस धरती पर जब कभी भी किसी भी मनुष्य का जन्म होता है वो प्रत्येक मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है। इस दुनिया में चाहे करोड़ों मनुष्य क्यों ना हो, उन सभी का अभिरुचि और उनकी रुचियां भी भिन्न होती है, उनके गुण भी भिन्न होते हैं, दोष भी भिन्न होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता मनुष्य जन्म लेता है तभी से होती है। अतः प्रत्येक छात्र बौद्धिक और शारीरिक रूप से क्योंकि भिन्न है, जैसे कुछ कुशाग्र है, कुछ सामान्य है, कुछ मंदबुद्धि है, अतः व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। अलग अलग छात्रों के अनुसार शिक्षण का स्तर रखना चाहिए। अब देखिए, हमने एक शिक्षण पढ़ा था जिसको नवीनतम उपागम के अंतर्गत हमने शिक्षण विधियों में पढ़ा था, जो कि था दल शिक्षण। दल शिक्षण बहुत ही अच्छा होता है व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, दल शिक्षण के माध्यम से पढ़ाना। पहली बात तो दल शिक्षण के माध्यम से हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये दल शिक्षण में हम अध्ययन के लिए भी ग्रुप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा समस्या समाधान या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के हम बनाएं, अध्ययन के लिए भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जो समान बुद्धि के लोग हैं, समान स्तर के लोग हैं,
वो एक जगह हो जाए। देखिए, कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि जो आप बता रहे हैं, इसमें सुन रहे हैं, इनका अर्थ केवल नंबर आने से ही नहीं है। कुछ लोग बहुत कुशाग्र होते हैं लेकिन इतनी शैतानी करते हैं कक्षा के अंतर्गत, यानी कि बुद्धि तो उनके पास है, उसे अब तक सही मार्ग नहीं मिला है, तो उसको प्रयोग करने के लिए भी एक अलग से हम दल बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए जब शिक्षक शिक्षण कार्य करना चाहता है, उसके लिए दल शिक्षण जैसे उपकरण बड़े ही अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता का हमने भाषा संस्कृत का सिद्धांत देखा, जो कि बहुत आवश्यक है भाषा सीखने के लिए। अगला सिद्धांत आता है समवाय का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत क्या कहता है। समवाय एक विधि भी है। समवाय विधि क्या कहती है, बहुत सारी अच्छी जितनी भी विधियां हैं, उन सभी विधियों में से समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनके गुणों को ग्रहण करके, मिश्रित करके और एक ऐसी विधि बनाई जाए जो आवश्यकता के अनुसार छात्र और अध्यापक और जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनका उपयोग कर सकें। देखिए, ये क्या कहते हैं, समवाय विधि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कक्षा के स्तर के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों को सकारात्मक पक्षों का प्रयोग एक साथ करना समवाय विधि कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समवाय जो शब्द है, इसका अर्थ होता है संगठन, समूह, यानी कि अनेक सिद्धांत, अनेक सिद्धांतों में से ऐसी चीजें ले लेना जो आपके पाठ्यक्रम के, कक्षा के, छात्रों के और स्वयं शिक्षक के उद्देश्यों को पूर्ण करता हो, जिसके माध्यम से जो उचित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उन सभी से एक एक इस प्रकार से गुण लेकर के और शिक्षण को बड़ा रुचिपूर्ण बना देना ही समवाय सिद्धांत होता है। अगला देखते हैं, उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धांतः। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धांतः। इसके अंतर्गत क्या है, पुस्तक के पाठों को पढ़ाने हेतु पाठों का चयन उत्साह, प्रमुख दिवस, ऋतु आदि के आधार पर करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता दिवस पाठ को 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना, होली, दीपोत्सव इत्यादि पाठों को इन त्योहारों के आसपास पढ़ाना आदि। ऐसा करने से छात्रों को इन विशेष दिवसों का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाता है। देखिए, अब ये एक सामान्य ज्ञान के अनुसार शिक्षक स्वयं इस बात का निर्धारण करें कि जो पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत कौन से पाठ को किस समय पढ़ाना है, क्योंकि पुस्तकें तो बार बार बदलती नहीं है। तो एक बार शिक्षक को इस बात का अच्छी तरह बैठ कर के विवेचन कर लेना चाहिए कि जो इस कक्षा की ये पुस्तक है, इसमें कौन से पाठ को किस समय, किस सत्र में पढ़ाया जाए, कौन सी तिमाही में पढ़ाया जाए, जिससे उसके आसपास आने वाले त्योहारों का भी उसी ज्ञान हो जाए। और जब त्योहार आने वाले होते हैं और उसी के अनुसार यदि बात होती है, तो बच्चों में उत्साह रहता है और घर जाकर के जो पढ़ाई गई चीजें हैं, उनको जब वो साक्षात्कार देख लेता है, साक्षात रूप से देख लेता है, तो उसमें और उत्साह जागता है। तो जो भी पाठ हैं, जो भी पाठन के उद्देश्य हैं, उनको समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार यदि पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा रुचिकर हो जाता है। अगला सिद्धांत आता है एकतायाः सहभागितायाः च सिद्धांतः। इस सिद्धांत के अंतर्गत, जैसा कि जानते हैं, कक्षा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न जो काम है, उन कामों को बालकों को यदि ग्रुप में दिया जाए तो उनमें सामाजिकता की भावना भी बढ़ती है, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने का उनमें एक प्रकार से नया संस्कार भी जागृत होता है। शिक्षण के माध्यम से सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता होनी चाहिए। ये कार्य शिक्षण के साथ साथ विविध सह शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता को बढ़ाकर किया जा सकता है। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो एक साथ मिलकर के गिनती बोलते हैं, पहाड़े बोलते हैं, छोटी छोटी श्लोक बोलते हैं, गीत बोलते हैं। जब थोड़ी और बड़े हो जाएं तो उनमें से ही 2-2, 4-4 लोगों को मिलकर के कक्षा की साज सज्जा के लिए, सूचना पट्टे को तैयार करने के लिए, ब्लैक बोर्ड को या जो भी बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उसको तैयार करने के लिए, बच्चों की उपस्थिति, उनकी यूनिफॉर्म को चेक करने के लिए, सभी चीजों के लिए एक एक मॉनिटर बना दिए जाएं, तो मिलकर के वो अपने आप कक्षा स्वयं से काम करने लगती है। इसको कहते हैं सहभागिता। संवेद स्तर में श्लोक और बाल गीतों का वाचन, अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध, लेखन, सस्वर वाचन, संभाषण शिविरों का आयोजन पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला शिक्षण सिद्धांत जो है वो आता है बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाना, अर्थात सभी विषयों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बहुविध प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि एक ही कार्य दिया जाए, जैसे कि आप सभी को दिवाली का होमवर्क दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको
कई प्रकार से उसको हर एक विषय को किस प्रकार से कार्य करना है, इसके लिए कलात्मक दृष्टिकोण उनको देना बच्चों को कि आप इस प्रकार से इसका काम कर सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट की अलग से कॉपी बना सकते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार साज सज्जा आपको करनी चाहिए, जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं या एक साथ मिलकर के खाना खा रहे हैं तो एक साथ उसी समय भोजन मंत्र इत्यादि का वाचन करना, उसी वक्त हमें ये बताना, देखो बच्चों जो भोजन करते हैं उससे पहले हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार एक काम के साथ अनेक और भी काम देख लिए जाएं। खेलने के साथ साथ ही उसे गिनती दे दी जाए, देखो मैं 10 तक गिनता हूँ, आप वहां तक भाग करके आइए। ये क्या है, छोटे छोटे एक उद्देश्य के साथ बहुत सारे। बच्चा बार बार जल्दी जल्दी गणना करना सीखेगा, या फिर ये कहो चलो अंताक्षरी करते हैं, तो अंताक्षरी से खेल भी हो गया है और श्लोक भी याद हो गए। तो इसी प्रकार एक कार्य से जब अनेक विषयों का ज्ञान हो जाए, अनेक विषयों की ओर ध्यान केंद्रित हो जाए, इसे बहुमुखी सिद्धांत कहा जाता है। अगला है भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, शिक्षण के समय छात्रों को भावनाओं की अभिव्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बालक अधिक जुड़ाव के साथ शिक्षण में भाग ले सके। यानी कि अब हम अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या का, गरीबी का, तो उसे आसपास के वातावरण से इस प्रकार हम रूबरू कराएं जिससे समाज के प्रति और इस प्रकार के जो तबके हैं, समाज के इस तबके के प्रति वो भावुक हो सके, वो समझ सके कि ये किस प्रकार की तकलीफ होती है। जब बचपन से इस चीज का संस्कार बच्चे में डलता है तो बाद में जाकर के वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार, और जो भी उस समय वो महसूस कर रहा है, कभी कभी बहुत ही छोटी सी बातें हैं जो हमारे लिए मजाक होती है लेकिन बच्चे के लिए नहीं होती है। जैसे एक ही काम के लिए एक बच्चे को डांट दिया और दूसरे बच्चे को नहीं डांटा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय ठीक है मूड खराब होगा अध्यापक का, उस समय कहना जरूरी नहीं समझा होगा, एक बार किसी को कह दिया होगा, लेकिन छोटे बच्चे की मानसिकता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे में बालक गुस्सा कर जाता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसे में उसे इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए कि वो उस क्रोध को भी, प्रेम को, दया भाव को अभिव्यक्त कर सके, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी से शुरू हो जाती है जिससे कि बड़ा होकर के वो कोई गलत कदम ना उठाए, अपनी हर बात को स्पष्ट लोकतांत्रिक रूप से कहने का साहस रखे। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं प्रयत्नस्य सिद्धांतः। प्रयत्न का सिद्धांत क्या है, देखिए प्रयत्न एक ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलता है। सबसे पहले जब बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तब से उसको प्रयत्न करना पड़ता है और आजीवन प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न के जीना संभव नहीं है। तो भाषा के ज्ञान के लिए भी अधिक से अधिक प्रयत्न करनी चाहिए। वर्णन, शब्द, वाक्य आदि के ज्ञान से शुद्ध लेखन, वाक्य रचना, वाचन आदि में प्रयत्न से दक्षता मिलती है। अब क्योंकि हमें भाषा सीखनी है तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहली शर्त है अधिक से अधिक शब्द याद होने चाहिए, बहुत सारी क्रियाएं याद होनी चाहिए, विशेषण होने चाहिए। अब संस्कृत है तो संस्कृत में किसी भी स्तर का छात्र हो संस्कृत का, उसे बहुत सारे श्लोक याद होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति के लिए अच्छी अच्छी सूक्तियों का संग्रह उसकी बुद्धि में होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वाक्य, सरल वाक्य किसी भी परिस्थिति में बोलने के लिए होने चाहिए, जिससे वो बार बार संवाद भी कर सके, नवीन शब्दों का भी उसे ज्ञान हो सके। शुद्ध लेख, सुन करके लिखने को शुद्ध लेख कहते हैं। कोई बोले और कोई लिख सके तो अच्छी स्पष्ट अभिव्यक्ति भी हो सके बोलने से, और लिखने में यानी वर्तनी की अशुद्धियों सही रहित वो लिख सके। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाषा का अभ्यास करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, शब्द लिखने हैं, वाक्य लिखने होंगे, वाचन करना होगा और छोटे छोटे वाक्यों की रचना, गद्यों की रचना करनी होगी। तो इसे प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत जो कि बालकों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है वो है अनुकरण का सिद्धांत, जिसे हम कॉपी करना, नकल करना भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है दोस्तों जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बालक इसी माध्यम से सीखता है। बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के जैसे जैसे बोलता है, शिक्षक के जैसे जैसे लिखता है, या जिस प्रकार से वो उच्चारण करता है चीजों का, गीत गाता है, उन सभी का अनुकरण करके वो सीखता है। अतः शिक्षकों को स्वयं अपने उच्चारण, स्वर, बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध और स्वच्छ रखने का ध्यान रखना चाहिए, जिससे छात्र भी उसका अनुकरण करके शुद्ध, ठीक एवं गति सहित लिखना और पढ़ना सीख सके। तो देखिए विशेष रूप से भाषा का जो अध्यापक है उसे बोलते समय सही उच्चारण का ज्ञान स्वयं होना और उसी प्रकार अभिव्यक्त करना। कभी कभी ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें उच्चारण का ज्ञान तो है कि इसको कैसे बोला जाना चाहिए, लेकिन
प्रवाह पूर्वक बोलते समय उनके मुंह से उचित शब्द नहीं निकलते या फिर उच्चारण में उनसे त्रुटि हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चे कॉपी करके सीखते हैं और ये चीज आगे तक होगी। जिन घरों में एक घर के 8 सदस्य मिलकर के अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं तो वो बच्चा कभी किताब हाथ में नहीं लेगा। जिस घर में बुजुर्ग अलग प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, माँ बाप अलग किताबें पढ़ते हैं, भाई बहन अलग किताबें पढ़ते हैं, उसे कहने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं हाथ में किताब उठा लेगा। ये बालक में अनुकरण का विशेष गुण होता है जिसे सीखता है वो। लेकिन सीखने के लिए जैसे वातावरण होगा वैसा ही वो सीख जाएगा। अच्छी चीजें आसपास दिखाई देंगी तो वो अच्छा सीख जाएगा, अन्यथा गलत सीखने के लिए तो अवसर जीवन भर मिलते हैं। बालक को शिक्षण के माध्यम से अधिक अनुकरण के अवसर भी दिए जाने चाहिए, उसकी त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, अरे ये क्या कर दिया, मेरी नकल क्यों कर रहा है, नहीं। आप उसे स्पष्ट बताइए कि इस चीज का अनुकरण ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, ये आपने त्रुटिपूर्ण जो अनुकरण है ये किया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनका विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया। भाषा शिक्षण के ये सारे सिद्धांत हमने विस्तार पूर्वक अभी पढ़े। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।